ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म का दृश्य पिछले 40-50 सालों में बदल गया है, थोड़ा सा बदला है, मोटा मोटा वही है। मैं कर्मयोग का व्यक्ति हूँ और हमें सब लोगों को कर्मयोग में ही विश्वास रखना चाहिए। भरम विषय है और उसमें कई छोटे छोटे विषय हैं। हम सब एक मशीन हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास थोड़ा बहुत यहाँ बुद्धि है, उससे हम थोड़े बहुत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर निर्णय हमारे पहले से डिसाइडेड होते हैं। आपने क्या कभी जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र किया है? जो सूक्ष्म दृश्य हैं वो सब मेरे अनुभव के दृश्य हैं। हम सब लोग डिटर्मिनिस्ट जो थ्योरी है, जो भाग्य विधाता वाली थ्योरी है कि हम सब भाग्य के अधीन हैं, हम सब लोग वही हैं। हम कभी घर से निकलते हैं कि आज हम इंडियन खाना खाने चले जाएंगे और जाके मार्केट में अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, लेकिन अचानक मन बदल जाता है और हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और चाइनीज़ खाना खाकर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी के तहत होता है। हम किसके अधीन हैं? हम अपने कर्म के अधीन हैं या हम भाग्य के अधीन हैं? रॉबर्ट पोलिस्की अपने आर्टिकल में ये लिखते हैं कि हम बस एक मशीन हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत गहरा धक्का लगा कि हम बस एक मशीन हैं। 2012 में मेरा पहला संग्रह आया, 80 घाट का बांसुरी वाला, और अब तक ये तीसरा संग्रह है। पहली बात तो प्रेम के कई रूप हैं। माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था या अभी थोड़ा वो माहौल कम हुआ है कि प्रेम कविता के लिए जैसे हमारे पास स्थान नहीं है या जगह नहीं है। गालिब साहब की पोइट्री को पढ़ते हुए बहुत सीखा है। गालिब साहब के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी निजता और सार्वजनिकता को एक साथ दो मिसरों में कह पाते हैं। अंग्रेज़ी में मुझे मैरी ओलिवर बहुत पसंद है। मैं पल पल करता संघर्ष, मैं अपने ही द्वारा अर्चित। ये मेरी बहुत पसंदीदा कवि है। कभी मिले नहीं हम इतनी देर तक कि लंबे अभिसार और मीठी बातों के बाद भी इतनी देर हो जाए कि मैं सो जाऊं वहीं तुम्हारे घर। कम से कम एक दिन तो लगे हम साथ साथ रहते हैं। यह कविता है तजेंद्र सिंह लूथरा की। संग्रह का नाम है प्लेटफॉर्म से आवाज़ें। यह कार्यक्रम है शब्दरथी। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मेरे साथ अतिथि के रूप में हमारे दौर के जाने माने कवि तजेंद्र सिंह लूथरा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। तजेंद्र सिंह लूथरा के बारे में जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि यह अपनी कविताओं के लिए परिदृश्य ढूंढते नहीं, बल्कि एक यायावर की तरह, एक जिज्ञासु की तरह जो कुछ भी उनके सामने घट रहा होता है, चाहे वह प्रकृति में घट रहा हो, चाहे वह शहर में घट रहा हो, चाहे भीड़ के बीच घट रहा हो, चाहे वह प्लेटफार्म ही क्यों ना हो, वहाँ घट रहा हो, नदी का किनारा हो या भीड़ भरा गोदौलिया चौराहा, चाहे वह बांसुरी बेचने वाला हो या कोई अदना सा यात्री जो देख रहा हो अपनी सामने के आरोह अवरोह को, जीवन के जितने भी स्पंदन हो सकते हैं, तजेंद्र सिंह लूथरा साहब की उन सब पे एक संवेदनशील दृष्टि रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि तीक्ष्ण, मैं कहने जा रहा था तीक्ष्ण, लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि इनकी जो है, जब ये पुलिस के अधिकारी थे तो वहाँ पर थी। कविताओं में संवेदना का मर्म हमेशा आया है। और 80 घाट का बांसुरी वाला और एक नया ईश्वर के बाद यह आपका तीसरा कविता संग्रह है और इसकी कविताओं का अपना एक अलग ही आयाम है, अलग स्वरूप है। आपने पहली कविता से और पहले कविता संग्रह से हिंदी साहित्य में जो जगह बनाई थी, उसको एक नया ईश्वर से और भी सुदृढ़ किया और अब प्लेटफॉर्म से आवाज़ें के माध्यम से उसे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां हिंदी साहित्य जगत और आलोचना जगत दोनों इन्हें और भी अलग दृष्टि से देखेगा। सबसे पहले तो आपको इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आभार आपका, बहुत 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 आभार, और आज स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। इस
संग्रह की जो पहली कविता है और जिस पर इस संग्रह का नाम भी है, उसमें जिस सूक्ष्मता से आपने प्लेटफॉर्म के परिदृश्य का वर्णन किया है, वह शायद एक बड़े उपन्यास या बड़े कथानक में भी उतनी सूक्ष्मता से नहीं आ सकता जैसे आपने इसे एक कविता में संजो दिया है। यह कविता कब और कैसे निर्मित हुई? देखिए, ये कविता लगभग 1 साल पहले निर्मित हुई। रात को मैं लगभग ढाई 3 बजे अचानक उठा और मुझे लगा कि मैं उठा क्यों हूँ? तो लगा कि रेल के भोंपू की आवाज़ आ रही है और हमारा घर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे लगा कि ठीक है, भोंपू बोल रहा है तो आवाज़ आ रही है, लेकिन बाकी आवाज़ें कहाँ हैं? प्लेटफ़ॉर्म पे तो रात को 2 ढाई बजे भी बहुत इंसानी रेल-पेल होती है, तो वो आवाज़ें कहाँ हैं? तो जब ये सोचा, तो फिर कविता शुरू हो गई। लेकिन इस कविता को पूरा करने में मुझे समय बहुत लगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसमें बड़ी सूक्ष्मता से मैंने छोटी-छोटी चीज़ों को उकेरने की कोशिश की है और वो मेरा आग्रह था, मेरा मन था कि मैं छोटी से छोटी चीज़ को, सूक्ष्म चीज़ को जो प्लेटफ़ॉर्म पर होती है और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है और सिर्फ़ ज़िंदगी से नहीं जुड़ी, वो हमारी रोज़मर्रा की परेशानियों से जुड़ी है। तो ये बात जब मन में आई तो उसको उकेरने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। अपने पुराने अनुभवों को याद करना पड़ा, क्योंकि हम सब लोग प्लेटफ़ॉर्म की इस ज़िंदगी से गुज़रे हैं। मेरे से किसी ने पूछा कि आपने क्या कभी जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र किया है? तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं 18-19 साल का था। तो मैंने जीवन के दोनों पहलू देखे हैं। अच्छी ट्रेन में भी सफ़र किया और जनरल कंपार्टमेंट में भी सफ़र किया और यहाँ तक कि बाथरूम में भी सफ़र किया है। और ये वो ज़माना होता था जब आपको कागज़ का टुकड़ा भर के और रेलवे रिज़र्वेशन के लिए जाना पड़ता था और आपको रिज़र्वेशन मिली या नहीं मिली ये आपको मालूम ही नहीं होता था, क्योंकि कंप्यूटराइज़ेशन होता ही नहीं था। और कई बार ऐसा होता था कि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, मान लीजिए बॉम्बे जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं, तो यहाँ से तो आप रिज़र्वेशन ले लेंगे, लेकिन वापसी का होगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम ही नहीं था। और वापसी में आपको, अगर आपको अपने समय से आना है, तो आपको जनरल कंपार्टमेंट में आना पड़ेगा। 16, 18, 20, 22, 24 घंटे का सफ़र जनरल कंपार्टमेंट में होता था। तो इसलिए वो जो सूक्ष्म दृश्य हैं, वो सब मेरे अनुभव के दृश्य हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी आवाज़ में वो कविता सुना दें, क्योंकि वो कविता अ, समूचे एक परिदृश्य, एक संसार को रचती है जो प्लेटफ़ॉर्म पर ज़िंदा है, या प्लेटफ़ॉर्म की उन आवाज़ों को जिनको हम रोज़ मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रतिदिन लाखों लोग भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। लेकिन इन परिदृश्यों को देखते हुए भी वह अनुभूत नहीं कर पाते जो आपने अपनी कविता में दर्शाया है। और वो आज भी ज़िंदा हैं ये आवाज़ें। ऐसा नहीं कि प्लेटफ़ॉर्म का दृश्य पिछले 40-50 सालों में बदल गया है। थोड़ा-सा बदला है, मोटा-मोटा वही है। तो मैं चाहूँगा कि आप जी। अपनी, क्योंकि अ, यह कविता पढ़ते ही एक अलग सा वितान रच जाता है जी, जी। जो पाठक है उसके मन पर। प्लेटफ़ॉर्म से आवाज़ें। हमारा घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। दिन में तो नहीं, लेकिन रात के गुमसुम अंधेरे में अक्सर आती है रेल के भोंपू की आवाज़। जैसे दिन के ट्रैफ़िक, चीख-चिल्लाहट और मार-काट पर रात को फ़तेह दर्ज कर रहा हो रेल का भोंपू। लेकिन नहीं आती कोई आवाज़ प्लेटफ़ॉर्म पर हो रही इंसानी रेल-पेल की। हड़बड़ाई हवाई चप्पलों की घिसघिसाहट की, परेशान कंधे से परेशान कंधा टकराती झुंझलाहट की, जबरी धक्का मार आगे निकल जाने की अफरा तफरी की, बेध्यानी में छूट गए हाथ की बदहवासी की, खो गए बच्चे की दिल दहलाती मम्मी 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 की, कोई आवाज़ नहीं आती, नहीं आती। नहीं आती कोई आवाज़ टीटी से डिब्बा सीट पूछने की घबराहट की, फिर भागम भाग में रेल छूट जाने के डर की,
तभी आम डिब्बे में दरवाज़ा जाम हो जाने की, फिर खिड़कियों से अंदर सरकने और धड़ाम से गिरने की, फिर सीट के लिए तू-तू मैं-मैं होने की, बाथरूम में ठसाठस भरे लोगों की सांसों की घुटन की, कोई आवाज़ नहीं आती, नहीं आती। शायद डर जाती होंगी स्टेशन की अकड़ दिखाती मोटी दीवारों से और आंखें दिखाते पिल्लरों से, किसी तेज ट्रेन की धौंस से और खाकी बूटों की गुर्राहट से शायद डर जाती होंगी। हाँ, डर ही जाती होंगी टीटी की आंखों के रूखेपन से, रिजर्वेशन हथियाए जुगाड़ुओं के अहंकार से, एलीट घुमक्कड़ों की आंखों से टपकती हिकारत से, शर्तियां डर जाती होंगी, शर्तियां डर जाती होंगी। बरसों से सदियों से डरी दबी थी, फिर डरी दबी रह जाएंगी। ये आवाज़ें कभी नहीं आएंगी, ये आवाज़ें कभी नहीं आएंगी। नहीं नहीं, एक दिन होगा चमत्कार। नहीं नहीं, एक दिन होगा चमत्कार। सब साथ मिलकर चिल्लाएंगे। घुटन, बदहवासी, बेचैनी, हड़बड़ाहट, झुंझलाहट, धक्का मुक्की, अफरा तफरी, सब एक साथ मिलकर चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे और फतेह दर्ज करेंगे अकड़, अहंकार, धौंस, हिकारत और गुर्राहट के खिलाफ। और फतेह दर्ज करेंगे अकड़, अहंकार, धौंस, हिकारत और गुर्राहट के खिलाफ। क्या ही बात है। थैंक यू, धन्यवाद। तजेंद्र जी, आपके इस संग्रह की कविताओं में, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा, अलग अलग परिदृश्य, कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनमें दर्शन का भाव है। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानता हूँ, और जो आपके अपने परिचित लोग हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपके पाठक हैं, वो भी जानते हैं कि आपका एक बड़ा ही अकादमिक तौर पर भी बहुत प्रतिभाशाली करियर था। आपने बाहर विदेश की बड़ी यात्राएं की, वहाँ से डिग्रियां भी ली, भारतीय पुलिस सेवा के बड़े अधिकारी रहे। सामान्य तौर पर आपके जीवन की व्यस्तताएं और आपकी अकादमिक गतिविधियां, ऐसे देखिए, दूर से देखिए तो इस बात की इजाज़त संभवतः नहीं देती हैं कि आपके पास इतनी फुर्सत हो कि कभी किसी समय में मन के कोने अतरे में बैठकर अपने अंतर मन की ओर झाँक कर उन परिदृश्यों के बारे में सोच सकें, जीवन के बारे में सोच सकें कि यह जीवन क्या है। आपकी एक कविता है उदास है मसीह। उस कविता का जो भाव है वह चौंकाता है। चौंकाता इसलिए भी है क्योंकि आपका जो समूचा जीवन जगत है वह इस कविता के विपरीत दिखता है, लेकिन आपका जो मन है, आपके मानस में इस तरह के भाव कब और कैसे उपजे और यह कविता कैसे बनी? देखिए, ये जो कविता है उदास है मशीन, ये कैसे उपजी? ये यूं उपजी कि मैं एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट सोपोलस्की, और उनके बारे में अक्सर एकेडमिक वर्ड में ये कहा जाता है, इसको मतलब गलत भाव से नहीं कह रहा, कि वो बड़े वियर्ड किस्म के न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और फिलोसोफर भी हैं। वियर्ड माना जाता है उनको। वियर्ड इन द सेंस कि वो संसार से अलग हट के बात कहते हैं और उनकी बातों पर लोग चौंक जाते हैं। तो जब मैंने उनका वो आर्टिकल पढ़ा तो मैं भी सिर्फ चौंका नहीं बल्कि अंदर से हिल गया, क्योंकि उन्होंने एक न्यूरो साइंटिस्ट होने के बावजूद, और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत गंभीरता से तो हमें लेना होगा जी। बहुत गंभीरता से ना भी लें तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला अपने आर्टिकल में कि हम सब लोग इवोल्यूशन के माध्यम से, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ये बात कह रहे हैं, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहे हैं, जी। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट हैं। हम सब लोग डिटर्मिनिस्ट जो थ्योरी है, जो भाग्य विधाता वाली थ्योरी है कि हम सब भाग्य के अधीन हैं, हम सब लोग वही हैं, क्योंकि हमारा उनका कहना साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हम क्या हैं, हम खुद तो कुछ भी नहीं है,
मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स से बने हैं। अणु कह लो जी, आप उसको परमाणु कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारा सेल होता है उसको आप अणु कहें या जो भी कहें, उससे हम बने हैं। और वो जो हर अणु है वो मिलजुल कर हमारे डिसीजंस को लेता है। हम कभी घर से निकलते हैं कि आज हम इंडियन खाना खाने चले जाएंगे और जाके मार्केट में अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, लेकिन अचानक मन बदल जाता है और हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और चाइनीज़ खाना खाकर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी के तहत होता है कि हमारे अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है वो तय कर रहा है कि हमको आज चाइनीज़ ही खाना था। अब उसका जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वो ये निकाला कि हम सब एक मशीन हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास थोड़ा बहुत यहाँ बुद्धि है, उससे हम थोड़े बहुत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर निर्णय हमारे पहले से डिसाइडेड होते हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं अंदर से हिल गया। हिल इसलिए गया क्योंकि मैं डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी को बहुत कम मानता हूँ। मैं कर्मयोग का व्यक्ति हूँ, कर्म करना चाहता हूँ, और मेरा मानना ये है कि हम सब लोग अपने कर्म से ही जीवन में आगे जाते हैं। थोड़ा बहुत भाग्य का उसमें भूमिका होती है। 100 में से 80% हमारा कर्मयोग है, 20% हमारा रैंडमनेस जिसको कहते हैं साइंस में, उसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं साइंस में, और उसको डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं कि भाग्य है हमारा, वो 20%। ये मेरा अपना मानना है। 80% हमारी स्वयं की जो चेतना है, हमारा जो कर्म योग है, जिसको भागवत गीता में भी कहा गया है, तो वो है। तो जब ये मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मैं हिल गया। तो उसके बाद फिर ये कविता हुई कि हम किसके अधीन हैं? हम अपने कर्म के अधीन हैं या हम भाग्य के अधीन हैं? तो ये कविता जो है वो एक द्वंद्व की कविता है, और उस द्वंद्व से मैं निकलना चाहता हूँ। और मेरा निष्कर्ष यही है कि मैं कर्मयोग का व्यक्ति हूँ और हमें सब लोगों को कर्मयोग में ही विश्वास रखना चाहिए। आप द्वंद्व से निकल चुके हैं। मैं द्वंद्व से आखिर में निकल जाता हूँ। इस कविता के अंत में मैं द्वंद्व से निकल जाता हूँ। आपने लिखा है, अपना ही मानो अपना ही दानो, मैं जो अपना भी ही हूँ, अधम अपना मैं ही ही ब्रह्म, अधम, मैं ही ब्रह्म, अपना ही सुख अपना ही अपना दुख, ही दुख, मैं पल पल करता संघर्ष, मैं अपने ही अपने द्वारा द्वारा अर्जित। अर्जित। मैं पल पल करता संघर्ष, मैं अपने ही द्वारा अर्जित। ये मेरी बहुत पसंदीदा कवि है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये होता है कि इसको सही परिप्रेक्ष्य में आपने उठाया है, लेकिन इससे पहले बहुत से शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्तियों को ये बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई, और उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं इसमें क्या बोलें। लेकिन आप उसके नहीं उसके नहीं, मर्म तक मैं पहुंच गए। चूंकि मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मेरे हम्म, दिमाग में आया कि हम्म, आ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हाँ आपने शुरुआत मशीन से की है। हाँ ठीक है, यानी आपने शुरुआत में उस थियरी को एक तरह से महसूसा कि भाई उन्होंने क्या लिखा है, फिर उस पर चिंतन किया और फिर उसे अपनी कविताओं में ढाला, और वह चलता रहा है। और रॉबर्ट पोलिस्की अपने आर्टिकल में ये लिखते हैं कि हम बस एक मशीन हैं जिसको किसी ने बनाया हुआ है, और उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग है और उस प्रोग्रामिंग से हम चल रहे हैं। तो मुझे ये पढ़कर बहुत गहरा धक्का लगा कि हम बस एक मशीन हैं। तो मैंने उसी विषय को फिर इसमें उठाया। आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ना हाँ, चाहूँगा। मेरी निश्चित रूप मेरी से बहुत प्रिय पसंदीदा कविता है। प्रिय कविता है। हाँ हाँ। उदास है मशीन। आज मैं उदास हूं। किसी ने मेरे कान में कहा तुम बस एक कठपुतली हो जिसकी डोर खींचता है कोई और जिसका खेल है पूर्व निश्चित। मैंने थोड़ी हैरानी से विरोध किया, नहीं नहीं, मैं मुस्कुराता हूं अपने मन से, रोता हंसता हूं अपने दम से, गले मिलता हूं अपने साथियों से, हम खेलते नाचते हैं सब मिलके। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे दिमाग में बिंधा है एक धागा जिसे हर पल खींचता है कोई, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तुम्हें नहीं मालूम, सब है निश्चित, सब है निश्चित। तुम्हारा सिहरना धीरे से छूने से, गाढ़े प्यार में भर जाना, माँ के सीने में छुपने से, और गर्व भरे प्यार में रम जाना, पिता के माथा चूमने से, यह पल पल का रोमांच, खून गर्म करता रोमांस, सब है निश्चित, सब है निश्चित। फिर व्यंग से बोला, चलो तुम चल फिर सकते हो,
तो चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं, और तुम बोल सुन लेते हो, सोच समझ सकते हो और जान भी लेते हो अच्छा बुरा, चलो तुम्हें मानव मान लेते हैं। वैसे तुम्हारी डोर, तुम्हारा खेल, सब है निश्चित, सब है निश्चित। मैं उदास हूं आज। क्या मेरी उदासी भी एक डोर से बंधी है? मैंने समझाया खुद को, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं कठपुतली, न मशीन न मानव, छोटा ही सही, मैं हूं विधाता, मैं हूं ब्रह्म। वो फिर हंसकर बोला, तुम्हारा छोटा ब्रह्म होना, ये भी था निश्चित, ये भी था निश्चित। मैं नहीं घबराया फिर भी और कहा, तुम चाहे मानो जो मुझे, मशीन या मानव, ब्रह्म या अधम, मैं नहीं किसी डोर से बंधा, ना ही किसी खेल से निश्चित। होंगे मुझ में कुछ तिनके, जिन्हें मिले होंगे कुछ चालाक लम्हे, दूसरों को रौंद आगे बढ़ जाने के, लेकिन वो भी थे मेरे ही कण, जिन्हें हार जाना पड़ा मानकर ऐसी स्थिति जिसे तुम कहते हो नियति। लेकिन फिर भी मैं हूं अपना ही मानव, अपना ही दानव, अपना ही अधम, अपना ही ब्रह्म, अपना ही सुख, अपना ही दुख। मैं पल पल करता संघर्ष, मैं अपने ही द्वारा अर्जित, मैं पल पल करता संघर्ष, अपने ही द्वारा अर्जित। तेजेंद्र जी, जैसा बार बार इन कविताओं को पढ़ने से कई अ, तरह के जीवन के संबंध, जिन कविताओं से हमने शुरू किया, एक में प्लेटफॉर्म का परिदृश्य है, वहाँ की दुनिया है, दूसरी तरफ दर्शन है, अपने आप के अंतर्मन का द्वंद है। ऐसी ही एक कविता है जो पिता पुत्री के संबंधों पे बड़ी ही अपनी तरह की मुझे मतलब ऐसी एक अनूठी कविता लगी, जो समाज की मनःस्थितियों से, हमारे मानस से पिता पुत्री के संबंधों को अलग दृष्टि से देखती है और अलग लेवल पर जाती है। कविता का शीर्षक है स्पर्श। और हर प्रेमिल पिता सामान्य तौर पर बेटियों से बहुत अधिक जुड़ा होता है, ज्यादा प्रेम करता है। ज़्यादा प्रेम करता है, और उसके सभी के जीवन में इस तरह का द्वंद्व, इस तरह की भावना, इस तरह की संवेदना आती होगी, लेकिन उनको अपने को व्यक्त करने का वह अवसर नहीं मिला जो आपके कवि मन को मिल पाया। और यह कविता अपने आप में पाठक के मर्म को, उसके अंतस्थल को छूती है। ये कविता कब सृजित हुई? देखिए, ये कविता बहुत ही, आपने ठीक कहा, ये बहुत संवेदनशील विषय से डील करती हुई कविता है, क्योंकि पिता और पुत्री का प्रेम इसमें मैंने उकेरने का प्रयास किया है। और ये कविता लगभग यूं कहिए कि 17-18 साल पुरानी कविता है। मैंने इस कविता को लिखा क्योंकि अपने अनुभव से लिखा है, मैंने अपने मर्म से लिखा है, लेकिन उसको बाहर लाने और छपवाने का साहस नहीं हुआ। 18 साल तक ये कविता यूं की यूं डायरी में पड़ी रही। 2008 या 9 की कविता होगी ये। तो मुझे लगता था ये बहुत निजी कविता है, और मेरे कवि मन ने इस अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चाही थी, और वो मैंने कागज़ पर लिख कर उसको डायरी को बंद कर दिया। तो बस अब इसकी इतिश्री हो गई। इसको छपवाना या बाहर लाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं लाऊंगा तो पता नहीं उसको लोग किस रूप में किस लेंगे? रूप में देखेंगे। तो इन सारे द्वंद्वों से मैं लगभग 15, 16, 17 साल, यही 18 साल, लगभग 2008 या 9 की कविता है, जूझता रहा। फिर मन ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पिता और पुत्री के प्रेम की कविता है। और निराला ने भी तो अपनी पुत्री के प्रेम में कविता लिखी थी, उसका उसका उसके रूप का वर्णन का बखान करते हुए, उसके रूप का वर्णन करते हुए वो कविता लिखी थी। तो मुझे इस कविता को लाना चाहिए बाहर और प्रकाशित करवाना चाहिए। तो हिम्मत जुटोकर मैं इस कविता को फिर इस संग्रह के माध्यम से अब लेकर आया हूँ। नहीं, बहुत ही अच्छी कविता है, लेकिन इसको पढ़ते हुए मेरे दिमाग में यही आया कि
इतने पवित्र और निश्चल प्रेम को समाज किस तरह, क्योंकि वो झलकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो उस द्वंद की बात कर रहे हैं कि मैंने कविता लिख ली और मेरी निजी भावना थी और लिखने के बाद मैं इसे साहस जुटा कर ले आया क्योंकि मेरे कवि मन की, लेकिन ये कवि मन का नहीं, ये हर पिता का भाव और हर पिता अपनी पुत्री को लेकर उसी तरह से सोचता है और उसी तरह से चाहता है। ये अलग बात है कि समाज उसको उस रूप में देख नहीं पाता, उसकी दृष्टि नहीं, क्यों? क्योंकि अगर 2, 4, 10, 20, 50 लाख में कोई एक घटना गलत घट जाती है तो समाज उसको ले लेता है, वो बाकी अच्छाइयों को अनदेखा कर देता है। बिल्कुल आप ठीक, जो कि निहायत गलत बात है। मैं चाहूँगा, ये कविता बहुत अच्छी है और मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें। स्पर्श। तुम जब सिर्फ बड़ी हो रही थी, मेरी चिंता जवान और तुम्हारी माँ की फिक्र तो अधेड़ हो रही थी। वो अपने से हर बड़ी माँ से पूछती थी, जिसकी तुमसे बड़ी बेटियां थी, क्या क्या सिखाना चाहिए, कैसे बताएं भेद अपनों के स्पर्श और पराई नियत का। कहीं कोई रावणी दुस्साहस सीता की असहमति लांग न जाए, कहीं कोई विभीषणी दुशासन अपने लिजलिजे स्पर्श से चीर हरण के षड्यंत्र वाली रिश्तों की मुट्ठी अचानक खोल ना दे। इन्हीं चिंताओं के बीच मैं इतना सिमट गया कि तुम्हें छूने से कतरा जाता हूं, अपने स्नेह और तुम्हारे मासूम प्यार के बीच अनचाहे स्पर्श से टकरा जाता हूं। पूरे मन से लगता हूं गले, लेकिन कभी हैरान, कभी ग्लानि से भर जाता हूं। अभी तो तुम धीरे धीरे और बढ़ोगी, तन से और खिलोगी, मन से और सयानी हो जाओगी। गहराता मन तुम्हें मेरे पास लाएगा, पर उभरता तन छूने से कतराएगा। ये कश्मकश और बांट देगी हमारे प्रेम को। काफ़ी सालों बाद जब मैं हो जाऊंगा बहुत बूढ़ा और तुम अधेड़, क्या तब बेझिझक लगोगी मेरे गले? क्या फिर से बैठोगी मेरी गोद में और करोगी लाड मुझे? क्या फिर से बैठोगी मेरी गोद में और करोगी लाड मुझे? बहुत बहुत जिस तरह से आपने इस भावना को व्यक्त किया है वो अपने आप में, मैंने जैसा कि कहा कि आपकी कविताओं में जीवन के तमाम पहलू हैं। दार्शनिकता का पुट भी बहुत अधिक है। बेटी पर, दूसरे रिश्तों पर भी कविताएं बहुत हैं। जैसे स्पर्श की ही बात की, एक कविता है गहरी नींद। गहरी नींद में आप लिखते हैं कि कितनी रातों से सोया नहीं हूँ मैं, मुझे सुला दो गहरी नींद। मैं सोना चाहता हूँ जैसे अभिसार के उत्कर्ष के बाद थोड़ी ग्लानि, थोड़ी संतुष्टि और ढेर सारी जीत के भुलावे में सो जाता है प्रेमी। और जैसे डोली विदा कर अपने ही भीतर के पिता से कृतज्ञता से भर जाता है पिता और सो जाता है जीवन सार्थक मानकर। जैसे माँ की गोद में परियों की कहानी सच मान के सो जाता है बच्चा। जैसे एक साधारण व्यक्ति एक मुहावरे के छलावे में सो जाता है घोड़े बेचकर। मुझे सुला दो गहरी नींद, कितनी रातों से सोया नहीं हूं। ये कौन सा कवि है? किसका मानस है? कौन इतनी गहरी नींद चाहता है? तजेंद्र सिंह लुथरा के जीवन में जब सब कुछ पर्याप्त है, समृद्ध है, समृद्धि से ज्यादा है, बौद्धिकता के स्तर पर, सम्मान के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, तब यह बेचैनी किस कवि का बिंब है? ये देखिए, ये जो मैंने घटनाएं इस कविता के माध्यम से 4 दृश्य अंकित किए हैं, घोड़े बेचकर सो जाना, माँ की गोद में परियों की कहानी सुनकर सो जाना और बेटी को विदा करके जीवन को सार्थक मान के सो जाना, उससे पहले प्रेमी के रूप में अभिसार के उत्कर्ष के बाद सो जाना,
ये ऐसी घटनाएं हैं हर किसी के जीवन में जो सचमुच की गहरी नींद में आपको सुलाती हैं। लेकिन हमारा जीवन जो है वो ऐसी भाग दौड़ में व्यर्थ होता जा रहा है कि जब हमें गहरी नींद, सच्ची नींद आती ही नहीं है। तो गहरी नींद, सच्ची नींद इन्हीं घटनाओं के होने पर आती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं के अलावा भी कोई ऐसा जीवन में कुछ हो कि हम गहरी नींद सो पाएँ। तजेंद्र जी, आपने संबंधों को लेकर बहुत ही संवेदनशील और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से कविताएं लिखी हैं, चाहे वह लक्ष्मण रेखा हो, उड़ेलते उड़ेलते हो, आइस क्यूब्स हो। ये प्रेम, जो आपका जो प्रेमिल मन है, जिसकी परख जो है वह आपके अपने आत्मीय लोगों को तो होती होगी, लेकिन जिन लोगों ने आपको पुलिस की वर्दी में देखा है और जिन लोगों ने आपको अकादमिक दार्शनिक व्याख्यानों को आपके सुना है, उनके लिए आश्चर्य की बात है कि तेजेंद्र जी एक ही साथ अलग अलग रूपों में जीवन को इतनी सघन दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं। ये अनुभव कब के हैं? ये अब के हैं? ये किशोर वय के हैं? संवेदना और प्रेम का वह तंतु जो है। जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो 2008 में 2012 में मेरा पहला संग्रह आया, 80 घाट का बांसुरी वाला, और अब तक ये तीसरा संग्रह है। तो मैंने जो महसूस किया हिंदी साहित्य में कि ऐसा लगा कि जैसे प्रेम कविता के लिए स्थान नहीं है, जगह नहीं है, और प्रेम कविता को बड़ा ही नीची दृष्टि से देखा जा रहा है। तो मुझे लगा कि प्रेम कविता तो लिखनी नहीं चाहिए। अगर आप लिखेंगे तो आपको नीची दृष्टि से देखा जाएगा और कहा जाएगा, अरे ये क्या लिख रहे हैं आप, यथार्थ पर कविता लिखिए, बल्कि अति यथार्थ को ढूंढिए, हाइपर रियलिज्म, और उस पर कविता लिखें तो अच्छी बात है। हाइपर रियलिज्म पर कविता लिखनी चाहिए। हमारे सामने जो हो रहा है, और ख़ास तौर से एक साधारण मनुष्य के विरोध में जो हो रहा है, उस पर कवि को कविता लिखनी चाहिए। और अगर कवि साधारण मनुष्य के पक्ष में नहीं खड़ा है तो फिर वो कर क्या रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन जो प्रेम है, पहली बात तो प्रेम के कई रूप हैं। प्रेम सिर्फ आदमी और स्त्री के बीच का प्रेम नहीं है। प्रेम बाप और बेटी का प्रेम भी है, प्रेम माँ और बेटे का प्रेम भी है, प्रेम आपके पेट एनिमल के साथ भी है। मैंने 2-3 कविताएं अपने डॉग के ऊपर लिखी और उनको भी मैंने छुपा कर रखा। मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे, कोई मजाक ना उड़ाए कि भाई ये डॉग के ऊपर कविता लिख देते हैं, ये कोई बात हुई। तो उन कविताओं को मैं छुपा के रखे हुआ था। फिर एक दिन मैं पढ़ता हूँ कई चीज़ें, तो उस पढ़ते पढ़ते मुझे ये ज्ञान हुआ कि एमिली डिक्सन जैसी बड़ी पोएट ने पूरा का पूरा एक काव्य संग्रह अपने डॉग के ऊपर लिखा है। तो वहां से मुझे हिम्मत आई कि भाई जब एमिली डिक्सन एक पूरा काव्य संग्रह अपने डॉग को समर्पित कर सकती हैं तो मैं 3 कविताएं क्यों नहीं लिख सकता। तो मैंने फिर उन 3 कविताओं को इस संग्रह में जगह दी। लेकिन माहौल, वही मैं आपको कहने जा रहा था कि माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था, या अभी थोड़ा वो माहौल कम हुआ है कि प्रेम कविता के लिए जैसे हमारे पास स्थान नहीं है या जगह नहीं है। तो इस द्वंद्व से अब मैं ऊपर आ गया हूँ, और ऊपर आकर मेरा मानना यह है कि प्रेम जो है उसके, पहली बात तो उसके कई रूप हैं। डॉग से भी आपको प्रेम है, अपनी बेटी से भी है, अपनी माँ से भी है, अपनी पत्नी से भी है, हो सकता है प्रेमिका से भी हो। हम सब लोग किशोर अवस्था से गुजर चुके हैं और उन सब अनुभवों से हम निकल चुके हैं। तो जो प्रेम है उसके कई रूप हैं, और उसको अगर आप एक संवेदनशील रूप में अपने पाठक तक पहुंचा सकते हैं ताकि उसके मर्म को आपकी कविता छू सके, तो ये कवि का एक दायित्व भी है, उसका धर्म भी है। मैं अब अगला सवाल जो पूछने जी जा रहा जी हूँ, जी वो आपकी कविता एक बड़ी छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत अलग तरह की कविता है। अलग तरह की इसलिए क्योंकि मैं, वो जो प्रश्न है वो उस कविता के आखिरी पंक्तियों से उपजता है। कविता है बस एक
बात। हाँ हाँ। और आपने उसमें लिखा है कि इतने सालों का रिश्ता तोड़ने के लिए उसने बस एक बात बोली, नहीं कल मत आना, मैं फिर बताऊंगी। और उसने फिर कभी नहीं बताया। ये बहुत ही संवेदनशील कविता है, मेरे साथ घटित हुई है। और अब क्या बताऊं मैं आपको इसमें। चलिए आपको बता देता हूं, क्योंकि प्रेम के कई रूप होते हैं। और ये कविता मुझे राखी बंधवाने अपनी बहन के यहाँ जाना था, और वो नाराज़ थी मुझसे। मैंने कहा कल कितने बजे आऊँ, तो उसने कहा नहीं कल मत आना, मैं फिर बताऊंगी। वो नाराज़ थी मुझसे, और उसने फिर कभी नहीं बताया। खैर, फिर मैंने हिम्मत करके दोबारा बात की, तो वो थोड़ी नर्म हुई, और अब वो ठीक हैं। लेकिन उस दिन मुझे बहुत धक्का लगा, और मैंने ये कविता लिखी। तो प्रेम के कई रूप हैं कि वो किसी भी रूप में सामने आ सकता है। एक और कविता है कि एक वहम है कि सब ठीक चल रहा है, वहम इस कविता का शीर्षक है, और आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। एक और वहम है कि ज़्यादातर लोग भले हैं इस दुनिया में, और बहुत कुछ बदला है अब तक, आगे भी बदलेगा बहुत कुछ। ख्याल एक और भी है कि मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, मैं चाहे गलत भी हूँ वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। एक और भी जरूरी भरम कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ। इसके साथ एक बहुत महीन गुमान भी मैंने कई सालों से संभाल के रखा है कि वो एक तरफा नहीं था, वो भी चाहती थी मुझे। बिल्कुल। आप कहाँ से शुरू करके कहाँ कविता को लाकर समाप्त कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये कविताओं में ये जो दार्शनिकता का वितान है, आप समाज से शुरू करते हैं, बहुत निजता पर लाके खत्म करते हैं, बहुत निजता से शुरू करते हैं और बहुत व्यापकता दे देते हैं उसे, एक समूचा संसार, समूची विराट दृष्टि दे देते हैं। इसके पीछे क्या आपकी अपनी पढ़ाई, अपने अनुभवों, दार्शनिकता के प्रति जो आपका मोह है, आप भले ही कह रहे हैं कि मैं कर्म क्षेत्र में विश्वास करता हूँ और भाग्यवादी नहीं हूँ, लेकिन दार्शनिक और दर्शन के प्रति आपका व्यामोह है, और आपकी पढ़ाई लिखाई में भी वह एक व्यापक क्षेत्र रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप इस तरह की कविताओं को सृजित करते हैं जहाँ निजता सार्वजनिकता में बदल जाती है या सार्वजनिकता आपके अंतर में समाहित हो जाती है, तो उसके पीछे किन किन स्थितियों का हाथ है? इसके पीछे देखिए, एक तो अब जैसे आपने ये कविता पढ़ी भरम वाली, तो भरम विषय है और उसमें कई छोटे छोटे विषय हैं, और आखिर में वो जो आप निजता वाली बात कर रहे हैं उस पर आकर मैं कविता को ख़त्म करता हूँ कि वो एक तरफा नहीं था, वो भी चाहती थी मुझे, और उससे पहले मित्र हैं, समाज हैं, वगैरह वगैरह, दुनिया है। तो देखिए, अनुभव तो मेरे ही हैं सारे। कुछ अनुभव मैंने जो मेरा माहौल है, जो मेरा समाज है, वहाँ से ग्रहण किए हैं, अपने मित्रों से ग्रहण किए हैं। तो कुल मिलाकर अपने अनुभव हैं और दुनिया के अनुभव हैं। अब आपकी बात रही कि ये जो निजता से लेकर और सार्वजनिकता तक कैसे पहुंचा जाता है, तो पहली बात तो ये कि कविता जो है वो स्वांत सुखाय से बहुजन हिताय तक जानी चाहिए। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वांत सुखाय होगा तो आनंद नहीं आएगा, और अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन हिताय होगा तो वो उपदेश हो जाएगी कि ये करिए, ये करिए, ये करिए। तो कविता को दोनों चाहिए, उसको स्वांत सुखाय भी चाहिए, उसको बहुजन हिताय भी चाहिए। मुझे ये मानने में कोई असमंजस नहीं है कि इसको मैंने गालिब साहब की पोइट्री को पढ़ते हुए बहुत सीखा है। गालिब साहब के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी निजता और सार्वजनिकता को एक साथ दो मिसरों में कह पाते हैं।
वो जैसे उनका एक शेर है, रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज यानी दुख, खूंगर यानी अभ्यस्त। रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। कि अब पहले मिसरे को आप देखिए तो वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। वो एक प्रीचर की तरह बात कर रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं कि एक दर्शन की बात है कि रंज से खूंगर हुआ तो मिट जाता है रंज। आइडिएशन है, एब्स्ट्रैक्ट है, और एक प्रिंसिपल दे रहे हैं, एक डॉक्ट्रिन दे रहे हैं हाउ टू, कि ये ज़िंदगी कैसे चलती है, उसमें क्या होता है कि जब दुख अपनी सीमा लांघ देता है तो वो दुख ही दुख नहीं रहता। अब ये तो एक दार्शनिक बात हो गई ना, यूनिवर्सल हो गई। इसको कहीं भी लागू कर लीजिए, आप पर भी लागू होती है, मुझ पर भी लागू होती है, इनके ऊपर भी लागू होती है। लेकिन दूसरे मिसरे में वो पर्सनल हो जाते हैं। और पर्सनल कैसे होते हैं? मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो हाथ जोड़कर कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े शायर हैं, कवि हैं, रचयिता हैं। उनसे मैं सीखने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी बड़े कवि हैं, मेरे प्रिय कुंवर नारायण भी हैं, केदारनाथ सिंह भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, अज्ञे भी हैं, कि उनसे मैं सीख कर कुछ ना कुछ किसी ना किसी से ग्रहण कर पाऊँ। अंग्रेजी के भी रचनाकारों का, अंग्रेजी में किन लेखकों को आप पसंद करते हैं? अंग्रेज़ी में मुझे मैरी ऑलिवर बहुत पसंद हैं। मैरी ऑलिवर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, वो अब नहीं है इस दुनिया में। और लुई ग्लक हैं, अमेरिकन पोइट, उनको मैं फॉलो करता हूँ। और भी कुछ बड़े नाम हैं जिनको मैं हाथ जोड़कर पढ़ता हूँ। एक कविता है, सूर्य भाषा का मोहताज नहीं। हाँ 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 हाँ। यह कविता आपकी पूरी रचना प्रक्रिया का भी एक तरह से को व्यक्त करती है। करती है। मैं चाहूँगा ये कविता आप अपनी से पढ़ें। मुझे एक बात की बड़ी खुशी हो रही है 79 में। जयप्रकाश जी, मुझे जी। एक बात की बड़ी खुशी हो रही है। पता नहीं आपने ये सब कैसे किया है कि जो कविताएं मेरे मन के बहुत करीब हैं, आप वो कैसे कैसे चुन के मुझे बोल रहे हैं। 79 पर है। हाँ, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, हैरानी भी हो रही है कि आपको ये कविता, और ये कविता ऐसी थी कि जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे नहीं बात करनी चाहिए क्योंकि कोई ज़्यादा समझेगा नहीं इसे। इसलिए मैं इसको पढ़ा भी नहीं हूँ कभी। पहली बार है मैं इसको पढ़ रहा हूँगा, और किसी ने मुझे अभी तक इसके बारे में बोला भी नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी, सुखद हैरानी हो रही है कि आपने इस कविता को चुना। सूर्य भाषा का मोहताज नहीं, सर्दी आ चली है, धूप कम है मेरे आंगन में, कुछ दिनों के लिए तराशनी होंगी पेड़ों की गहन टहनियाँ, किरणों के लिए गहरी छितराई पत्तियों के बीच बनानी होंगी खिड़कियाँ। कभी कभी सोचता हूँ कविताओं के पहले, दूसरे, तीसरे ड्राफ्ट संभाल कर रख लूँ। कभी वक्त निकाल कर करूँ मिलान, पहले से आखिरी तक क्या जोड़ा, क्या घटाया, कितनी बातें थोथी, कितने शब्दों में रंग और कितने वाक्यों में सांस, किस बात में झुका सिर, कहाँ अड़ा और अड़कर कट गया, जैसे शब्द मुड़ तुड़ जाते हैं, कभी लिखावट और कभी उच्चारण के दबाव में। करूं मिलान ड्राफ्ट का कविता के पूरा होते होते, धीरे धीरे बदलेंगे शब्द, डगमगाएंगे नियम, लिपि के लुढ़कते लुढ़कते बदल जाएगा पूरा कथन, लेकिन बचा रहेगा अर्थ मन में बिना जुबान की बैसाखी लिए। लेकिन बचा रहेगा अर्थ मन में बिना जुबान की बैसाखी लिए। घनी टहनियों सघन पत्तों को चीर कर मैं खींच लूंगा अपनी गर्मी, अपनी किरणें। घनी टहनियों सघन पत्तों को चीर कर मैं खींच लूंगा अपनी गर्मी, अपनी किरणें। मेरा सूर्य किसी भाषा का मोहताज नहीं है, मेरा सूर्य किसी भाषा का मोहताज नहीं है। तजेंद्र जी, एक कविता है, अदृश्य प्रश्न। हाँ। और जैसे हम्म आपकी कविताओं में 80 घाट का बांसुरी वाला हम्म
इस कविता में भी आप सामान्य तौर पर हम लोग सभी जब महानगरों से गुजरते हैं, हम्म, कोई भी बच्चा आ जाता है, कुछ हम्म, मांगने के लिए आ जाता है, कुछ हम्म, किसी का ध्यान उन चीज़ों पर नहीं जाता। लेकिन आपने इस कविता में बहुत ही गुब्बारे बेचने वाले हम्म, लड़के को एक प्रतीक हम्म, के तौर पर लिया है और एक प्रश्न आपने पूछा है कविता के माध्यम से। यह प्रश्न आपका किनसे है? एक कवि मन किन लोगों से प्रश्न कर रहा है? हालांकि कविता के अंत में आखिर में आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मुझे लगता है यह प्रश्न केवल वहाँ नहीं है जहाँ पूछा गया है। ये पहली बात तो ये प्रश्न उस हर जगह पर है जहाँ हमारे समाज में ऐसे बच्चे कुछ तो बाकायदा भीख मांगते हैं और कुछ खिलौने या कुछ किताबें तौलिए बेचने के माध्यम से आपसे 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 गुजारिश करते हैं कि हमें हेल्प कर दीजिए। और ये प्रश्न हम सबसे है क्योंकि हम सब उन चौराहों से गुजरते हैं जहाँ पर ये बच्चे या तो बाकायदा भीख मांग रहे हैं। चलिए, भीख मांगने वाला भिखारी होता है, लेकिन उसके ऊपर एक और किस्म के बच्चे हैं जो भीख नहीं मांगते हैं। वो कुछ ना कुछ आपको बेचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनको बिना किसी एवज के कुछ भी दे दें और उसको वो भीख के रूप में स्वीकार कर लें। वो चाहते हैं कि हम आपसे पैसे तो लें, हम आपसे सहायता तो लें, लेकिन बदले में हम आपको कोई खिलौना दे रहे हैं, बदले में आपको हम कोई पेन या पेंसिल दे रहे हैं, बदले में हम आपको एक हल्का-फुल्का टॉवल दे रहे हैं, जो कि हमारे चौराहों पर अक्सर होता है। तो मुझे मन करता है कि इन बच्चों को मैं सैल्यूट करूँ, क्योंकि उनके पास एक सीधा-सीधा ऑप्शन है कि वो सीधे-सीधे भीख भी माँग सकते हैं। लेकिन ये भीख नहीं माँग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी मजबूरी है, हमें कुछ चाहिए आपसे, लेकिन सहायता के रूप में चाहिए, हेल्प के रूप में चाहिए, भीख के रूप में नहीं चाहिए। आप हमारी हेल्प कर दीजिए, ये खरीद लीजिए हमसे, चाहे थोड़े ज़्यादा दामों में खरीद लीजिए, बट हमारा जो अंदर का ज़मीर है, हमारी जो अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको थोड़ी बची रहने दीजिए। तो ये जो बच्चे आपसे कह रहे हैं, उनकी आंखों में झलकता है कि हमारी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहने दीजिए, हमारी हेल्प कर दीजिए। तो ये अंदर से मन को बड़ा कचोटती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे या तो लोग भीख मांग रहे हैं या भीख नहीं मांग रहे हैं, तो इस तरह से वो बेबस होकर आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा कुछ सामान खरीद लीजिए ताकि हमारा गुजारा चल जाए। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि प्लेटफॉर्म पर आवाज़ें जैसे वाणी प्रकाशन ने खरीदा है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कविताएं हैं इसमें। और आ, तजेंद्र सिंह लुथरा जी का जो कवि मन है वह अपने चरम पर किस तरह से उस ओर पहुंच रहा है जहां अब ढकने छुपाने की भी बातें नहीं है। जो इनके संवेदनशील मन को लगा, इनमें इन कविताओं में पुरानी कविताएं भी हैं, नई कविताएं भी है, दर्शन भी है, संवेदना भी है। जिस कविता की मैं बात कर रहा हूँ उस कविता को आप पढ़ेंगे? जी, जी। आप पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़ दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ, जी, जैसे आप कहें। 95 पृष्ठ संख्या है उसकी। जी, जी। अदृश्य प्रश्न। अदृश्य प्रश्न। गहरी शाम हो चुकी थी, रात धीरे से अंगड़ाई ले रही थी। कुछ छोटे बच्चे बेच रहे थे गुब्बारे और खिलौने। ढूंढ रहे थे अपने ग्राहक जो तफरी करने आए थे अपने बच्चों के साथ। तुम या तो पत्थर दिल होकर कुछ भी नहीं लोगे, शायद दुत्कार भी दो चिढ़कर, या बहुत ही पसीजे तो यूं ही दे दोगे कुछ बख्शीश या भीख सा, लेकिन नहीं खरीदोगे उनके गुब्बारे, उनके खिलौने। खाली हाथ नहीं है बच्चे, गुब्बारे नहीं, खिलौने नहीं, अपना स्वाभिमान लिए हैं हाथों में। खाली हाथ नहीं है बच्चे, गुब्बारे नहीं, खिलौने नहीं, अपना स्वाभिमान लिए हैं हाथों में। नहीं लेंगे बख्शीश, ना ही भीख, बेचते बेचते खिलौने, आंखों में आंखें डाल एक अदृश्य प्रश्न करेंगे तुमसे। बेचते बेचते खिलौने,
आंखों में आंखें डाल, एक अदृश्य प्रश्न करेंगे तुमसे, ऐसा क्या है तुम में, ऐसा क्या है तुम में कि तुम वहाँ हो और हम यहाँ हैं, ऐसा क्या है तुम में कि तुम वहाँ हो और हम यहाँ हैं। क्या बात है। एक कविता का मैं और जिक्र करूंगा। मैं नहीं चाहता कि हम लोग इसमें हर कविता ऐसी है जिस पर आपसे प्रश्न पूछने का मन करता है, लेकिन हमारी सीमाएं ये हैं और हमारी इच्छा भी ये है कि जो कविता के प्रेमी हैं, जो पाठक हैं, वे प्लेटफॉर्म से आवाज़ें को स्वयं खरीदें, कविताओं को पढ़ें, उन पर अपनी राय जाहिर करें और अगर उन्हें लगता है कि आपसे संपर्क करें तो वो हमारी मार्फत भी संपर्क कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, हम आप तक उनके प्रश्न पहुंचाएंगे। और जो इन कविताओं का मर्म है, जो इनका उद्देश्य है, कविताएं अपने समय को किस तरह सृजित करती हैं, अपने समाज को किस तरह से प्रेरित करती हैं, इन कविताओं में भी वही दृष्टि, वही दृष्टिकोण, वही मर्म, वही भाव छुपे हुए हैं। ये केवल तजेंद्र सिंह लुथरा जी के मन का ऐसा उद्गार नहीं है कि उन्होंने स्वांतः सुखाए लिखा हो। आप हमारी चर्चा में भी आपने स्पष्ट किया कि हम सर्वजनीन हिताय, सार्वजनिकता की ओर जो बढ़ना है, परहित सरिस धर्म नहीं, दूजा की जो भावना है, उस भावना में विश्वास रखते हैं। एक प्रश्न मैं ज़रूर करूँगा। जो कविता है जो मुझे लगी कि ये थोड़ी क्रांतिकारी सी कविता है और बहुत कुछ कहना चाहती है। हालांकि कविता के शब्द बहुत कम हैं, लेकिन जो उसकी धार है वह अंदर तक चीरती है और ऐसा नहीं है कि उसका परिदृश्य बहुत परोक्ष रूप से है। कविता का शीर्षक है तलवार और मनोहार। ये कविता, इस कविता की भावभूमि क्या थी? आपने ये कविता किन संदर्भों में सृजित की? क्योंकि कविता 101 पृष्ठ पर है और बहुत ही आज के समय में जो हमारा समाज है, विशेषकर जो सियासत है, जो सत्ता है, जो धर्मगुरु हैं, कोई भी जो जिसके पास शक्ति है, वह जिस ढंग से सोचता है, जो चाहता है, कहीं न कहीं इस कविता में उसको आपने लक्षित करने की कोशिश की है। हालांकि किसी को आपने निशाना नहीं बनाया है, लेकिन तलवार और मनोहार को एक साथ जब आप रखते हैं तो आप समूची एक तरह से परिदृश्य, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह भारत हो, चाहे वह इजराइल हो, चाहे वह ब्रिटेन हो, जिस तरह से परिवर्तित विश्व है आज के समय में और जिस तरह से हमारे जिनके पास भी सत्ता है, जो सत्ता का केंद्र कहीं भी हो सकता है, वो किसी कार्यालय में हो सकता है, किसी अधिकारी के पास हो सकता है, किसी मंत्री के पास हो सकता है, किसी राजनेता के पास हो सकता है, किसी धर्मगुरु के पास हो सकता है। कहीं न कहीं आप सत्ता का वह जो स्वरूप है, जो तलवार और मनोहार को एक साथ बाजीगर की तरह से संतुलन साधने की कोशिश करता है। मतलब मुझे कविता पढ़ते हुए इस तरह का सा भाव हुआ। मैं चाहूँगा कि ये कविता के पीछे की जो पृष्ठभूमि है और ये कविता भी पढ़ के आप सुनाएं। देखिए, ऐसा है कि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में हमको जो सिखाया जाता है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो एजुकेशन होती है, वो ये होती है कि जो सामने है उसको हम स्वीकार ना करें, जो भी सामने है उसको स्वीकार ना करें। और अक्सर होता ही है कि हम लोग जो सामने होता है उसको जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए तलवार बुरी चीज़ है और मनोहार बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। तो इसीलिए मैं कविता के अंत में लिखता हूँ। आप पूरी कविता पढ़ें। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। तलवार और मनोहार। तलवार सीधी थी लेकिन चमकीली और नुकीली थी। तलवार सीधी थी लेकिन चमकीली और नुकीली थी। तेज धार से उसने मार डाले युवक, पतित कर डाली स्त्रियां, कत्ल कर डाले मासूम बच्चे, फिर मजबूर कर डाला सबको सिर झुकाकर अपने पीछे चुपचाप चलने को। मनोहार भोला भाला सा लगता था। मनोहार भोला भाला सा लगता था। पहले गले मिला, फिर रिझाया उसने, हाथ पकड़ विश्वास भी दिलाया कि जब मैं आगे चलूं, एक लंबा लबादा ओढ़े, सिर घिसकर हाथ में ले किताब, कुछ बुदबुदाते, तुम भरोसा कर
चुपचाप मेरे पीछे चलना। नरसंहार की बात उसने धीरे से छुपा ली। नरसंहार की बात उसने धीरे से छुपा ली। बहुत बहुत आभार समय देने के लिए हमें। मैं चाहता था हर कविता पढ़ना। जब मैं पढ़ रहा था तो सारी कविताएं इतनी अच्छी हैं और सभी कविताओं में जो एक कवि का जो मन है, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि तजेंद्र सिंह लूथरा का जो सर्वश्रेष्ठ है, जो अब तक छुपा था आपकी दूसरी व्यस्तताओं के चलते, पुलिसिया व्यस्तताओं के चलते या अकादमिक गतिविधियों के चलते, प्रशासनिक दायित्वों के चलते, जब आप उससे थोड़ा मुक्त हुए हैं तो बहुत ही मुक्त भाव से उन कविताओं को लेकर आए हैं। एक कविता की पंक्ति के साथ मैं बात पूरी करूंगा और फिर चाहूँगा कि जब अगले संग्रह आएँ और अगला कुछ सृजित हो, एक प्रश्न मैं आखिरी और पूछूंगा इसको पढ़ने के बाद कि आप आगे क्या कुछ सृजित कर रहे हैं, कहानी की तरफ जाने का आपका भाव है या नहीं, उपन्यास या आत्मकथा लिखने की कुछ आपने सोचा है या नहीं, उस पर प्रश्न करूंगा। लेकिन खुदा कविता का शीर्षक है, 4 पंक्तियों की कविता है। मेरा खुदा भी मेरे जैसा निकला, जिनसे मैंने नफरत की वो भी उनका दुश्मन निकला। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Thank you. और मेरा जो आज की वार्ता का जो आखिरी प्रश्न है कि इसके बाद क्या कविताओं से इतर आपने अनुवाद का बहुत सारा काम किया है, लेकिन कथा क्षेत्र में कुछ लिखने की सोच रहे हैं अकादमिक चीज़ों से इतर? कथा क्षेत्र में मैंने 2 स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया था कई साल पहले, लेकिन वो बीच में अधूरा रह गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे थोड़ा और समय बीच में मिले तो मैं उन जो 2 स्क्रिप्ट्स आधी अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करना चाहूँगा। वो कथा है, उपन्यास है, कहानी, विधा क्या है उसकी? वो यूँ कह लीजिए कि जब पूरी हो जाएगी तो एक नॉवल के रूप में आएगी। हम्म, और लेकिन उसको मैंने शुरू किया था क्योंकि एक स्क्रिप्ट के रूप में लिखना, फिल्म स्क्रिप्ट के फिल्म रूप की। में। तो वो उस समय क्योंकि मैं सर्विस में था तो समय नहीं मिल पाया, तो वो आधी अधूरी रह गई। अब वो आधी अधूरी पड़ी हैं मेरे पास, तो अब मैं उनको एक उपन्यास के रूप में धीरे-धीरे लिखने की कोशिश करूँगा। और बहुत बहुत बधाई और मैं शुभकामनाएं। आपका एक धन्यवाद बहुत सच्चे मन से करना चाहता हूँ कि आपने आज की चर्चा में कुछ कविताएँ ऐसी प्रश्नों के माध्यम से या मुझसे पूछी हैं, जिनके बारे में मुझे लगता था कि वो इग्नोर हो जाएँगी। और आपने उसको इग्नोर नहीं होने दिया, बल्कि आपने उसको वहाँ से उठाया। जैसे स्पर्श है, या सूर्य भाषा का मोहताज नहीं, या तलवार और मनुहार, या उदास है मशीन। ये कविताएँ मुझे मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे मालूम है कि मैंने उनको बड़े बड़े ही मार्मिक होकर, बहुत संवेदनशील होकर लिखा है। या वो आपने वो जो कविता उठाई कि बहुत छोटी कविता है कि कल मत आना मैं फिर बताऊंगी। तो ये कविताएं मुझे लगता था कि पता नहीं किसी को पसंद आएंगी, कोई इनको उठाएगा नहीं उठाएगा। पसंद आना तो दूर की बात, आपने बाकायदा उनको उठाया और आज की चर्चा का उसको हिस्सा बनाया। तो मेरे लिए बड़ी सुखद अनुभूति है, बहुत सुखद अनुभव है। नहीं, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा जिन कविताओं का हमने जिक्र किया वो कविताएं निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ इसलिए भी हैं, सारी कविताएं अच्छी हैं इस संग्रह की, एक बात तो ये है। लेकिन जिन कविताओं पर हमने चर्चा की या जो मुझे मैंने उन्हीं कविताओं पे प्रश्न पूछा जो मुझे पसंद आई थी। मुझे सारी पसंद थी, लेकिन हमारी समय सीमा है और हम हर कविता पे विस्तार से बात नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा प्रयास ये था कि जब मैं कविताओं को चुन रहा था अपने लिए कि मैं इन कविताओं पे ज़रूर प्रश्न करूँगा, तो जिन कविताओं पर मैं जाकर ठहरा जहाँ भी, वहाँ मुझे लगा कि मुझे आपसे प्रश्न अवश्य करना चाहिए। क्योंकि प्रेम के उस छोर को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रेम के इतने भी विचार हो सकते हैं। कविताएं स्व से समाज तक पहुंच रही हैं, स्व से पर तक पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ जीवन का कोई क्षेत्र बचा न हो। और निश्चित रूप से आप परिदृश्यों के एक महत्वपूर्ण कवि हैं,
किसी को देखते ही उसके बारे में जो लिखना, तो मैं ये चाहता था कि जिन कविताओं में दर्शन का तत्व है, थोड़ा बहुत भाग्य आध्यात्मिकता का तत्व है, जहाँ तर्क का तत्व है, जहाँ चिंतन है, जहाँ विचार है, जहाँ संवेदनशीलता की गहनता है, उन पर बात हो जाए, ताकि हमारा जो पाठक है, जो दर्शक है, वो अगर इस संग्रह को खरीद कर पढ़े तो उसके समक्ष वह पूरा परिदृश्य उपस्थित हो कि इस कविता की भावभूमि क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक, आपका। बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। मैं ऐसे ही किसी अपने अतिथि के साथ फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, पुस्तकें अवश्य खरीदें। हमने जितनी बात की, आप जब प्लेटफॉर्म से आवाज़ें को पढ़ेंगे तो उससे बहुत कुछ अधिक आपको मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस संग्रह को खरीदते रहें, कार्यक्रम को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका भी। थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका।